जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पे। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपका सीपीयू का स्ट्रेटजी क्या होगा। साथ में यहाँ पर एक एक चीज़ की सीपीयू का पेपर होता क्या है, कौन कौन से इनके अंदर पोस्ट होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनका पोस्टिंग कितना होता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम हमें देने होते हैं, फिजिकल में हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल हमारा किन चीज़ों का होता है, कौन सा बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एक एक बात हम डिटेल में पूरा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। फॉर्म भरने से लेके पोस्ट से लेकर मेरे भाई वैकेंसी से लेके सारी बातें एक एक पॉइंट हमने दिया है कि आपका फॉर्म भरने का जो एज है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। काफ़ी मेहनत की मैंने, कल रात से लेकर आज तक पूरी रात में सोया नहीं और ये सभी इंफॉर्मेशंस को मैं कलेक्ट करता रहा। ठीक है, पेपर के ड्यूरेशन से लेके हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताया और लास्ट वाला तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका आप लोगों को रहता है। देखो, कट ऑफ भी है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है कि भैया पैसा कितना मिलेगा, फ़ायदे क्या क्या होंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस में लगे तो रुतबा कितना होगा और बाकी सभी चीज़ें, तो एक एक पॉइंट हमने यहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ बात करते हैं सीपीओ एसआई। ठीक है, अब ये सीपीओ का पेपर होता क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दें तो एक तरीके से आप इसे दरोगा भर्ती भी कह सकते हैं। और इसमें जो है कंपटीशन थोड़ा कम है लेकिन सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है। वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि रीज़न उसका क्या है और क्या नहीं है। जैसे सीजल में क्या है मेरे भाई, तो सीजल में बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं और वहाँ पर फिजिकल और मेडिकल जैसे कम स्टैंडर्ड होते हैं। फिजिकल तो बिल्कुल भी वहाँ बहुत सारे पोस्ट में नहीं होता। तो इसी वजह से वहाँ पर जो पढ़ाकू लड़के होते हैं, पढ़ाकू जो बच्चे होते हैं यहाँ पर, उनकी सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको थोड़ा कम भी नॉलेज है, ठीक है, और अगर आप फिजिकली फिट हैं और फिजिकल क्लियर कर सकते हैं तो बड़े प्यार से बड़े आराम से आप दरोगा बन सकते हैं। खुद मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सीजल नहीं हो पाया लेकिन आज वो दिल्ली पुलिस में ऐसा ही बने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक बड़ा फ़ायदा होता है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है। चलिए एक एक करके मेरे भाई शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दरोगा भर्ती है। अब दरोगा भर्ती है यहाँ पर, तो दरोगा मतलब आप सब इंस्पेक्टर कह सकते हैं। तो ये किन किन डिपार्टमेंट्स में होता है और इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक दिल्ली पुलिस एसआई वो अलग है। जैसे आप बिहार एसआई देखते हैं, हरियाणा एसआई देखते हैं, पंजाब एसआई देखते हैं, तो दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की बहाली है वो सीपीओ के माध्यम से ही होती है। ठीक है, तो एक दिल्ली पुलिस हमारा अलग हो गया और एक सीएपीएफ हमारा अलग हो गया। और ये सीएपीएफ में मेरे भाई इन सभी के जो एसआई हैं वो भी आपके सीपीओ से सेलेक्ट होते हैं। जैसे बीएसएफ हो गया आपका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, उसी तरीके से बीएसएफ कहाँ लगता है, तो बांग्लादेश और आपके ये जो नेपाल पाकिस्तान इनके बॉर्डर पे हो गई, इनकी सिक्योरिटी लगाई जाती है। सीआईएसएफ का जो काम हो गया वो क्या हो गया, तो जितने भी आप दिल्ली मेट्रो में देख रहे हैं या एयरपोर्ट आप देखते हैं, तो वहाँ पर जो चेकिंग में जिनकी ड्यूटी लग रही होती है तो वो सीआईएफ की लग रही होती है। ठीक है, आईटीबीपी क्या हो गया, इंडन तिब्बतन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे का जो होता है, ये मतलब आप ये कह सकते हो कि इनकी बाहर भी पोस्टिंग होती है। ठीक है, दिल्ली में ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही मिले। एक ही इसमें नौकरी ऐसी है जिसकी लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली में रहती है और वो है दिल्ली पुलिस एसआई। 25 किलोमीटर के अंदर की दूरी आपकी रहेगी, यहाँ पर ड्यूटी इसकी रहेगी। ऐसा नहीं कभी आपको जो है यूपी भेज देगा, कभी बिहार भेज देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इनकी पोस्टिंग बदलते रहती है टाइम टू टाइम पे। कभी आप यहाँ पर अगर यूपी में हैं तो कभी आप किसी और स्टेट में होंगे, तो कभी आप किसी और स्टेट में होंगे। ठीक है, इसमें आपका सीआईएसएफ का जो ड्यूटी लगता है वो थोड़ा फिक्स होता है, नॉर्मल बिना हेक्टिक का जॉब होता है। एयरपोर्ट पर इनकी ड्यूटी लगती है, चेकिंग का काम रहता है और एक फिक्स टाइम जॉब होता है, इसमें ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पोस्ट है इसमें। ये तो इसको अप्लाई कौन कर सकता है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एक 12th में बच्चा बैठा वो अप्लाई कर सकता है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। इसको वहीं अप्लाई कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो। अगर जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे सीएचएसएल 12वीं के लेवल पे दे सकते हैं, सीजल ग्रेजुएशन के लेवल पे आप दे सकते हैं, उसी तरीके से सीपीओ जो है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इस पेपर को दे पाएंगे। ठीक है, और इसके लिए आपका जो एज भी है वो भी फिक्स किया गया है। आपका एज 20 से 25 साल होना चाहिए और इस तिथि के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम डेट है वो आपका है 1 अगस्त 2003। अगर इसके बाद आपका जन्म है मेरे भाई तो आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये आपका एज होना चाहिए कि 2/8/1998 और 1/8/2023, जो भी आपका एज है वो यहाँ पर इस ड्यूरेशन के बीच का मेरे भाई होना चाहिए।
ठीक। अब जैसे कि आपको पता है कि रिजर्वेशन भी मिलता है, तो यहाँ एज का रिजर्वेशन होता है और उसमें कुछ रिलैक्सेशन आपको मिलते हैं। जैसे SC ST वालों को 5 सालों का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर जो है 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और भी काफ़ी सारे थे, लेकिन मेजरली इन 3 चीज़ों के बारे में बात होती है, इसलिए मैंने इन 3 के बारे में आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपने चाहे BA किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी है उसके मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, ऐसे लोकल किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने नहीं किया हो। बहुत लोग क्या करते हैं, BTech को लर्निंग से मतलब डिस्टेंस से कर लेते हैं, तो कई जगह पर उसकी मान्यता नहीं मानी जाती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सीजीएल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो बाहर कर दिए जाते हैं, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, सर हम 3rd ईयर में हैं, हमारा एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट नहीं आया, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो मेरे भाई 15 अगस्त 2023 तक, असल में क्या होता है, फॉर्म भरने के जो हमारा लास्ट डेट होता है ना, तो वो लास्ट डेट तक, यानी 15 अगस्त 2023 फॉर्म भरने का हमेशा जो लास्ट डेट होता है, उस लास्ट डेट तक जो है आपके पास आपका रिजल्ट का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। अगर इस डेट तक नहीं आया है तो उसके बाद आप इसके लिए मान्य नहीं होंगे। आप पेपर निकाल भी लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर एक छोटी से छोटी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते चलेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। ठीक है, हर एक पॉइंट की मैंने सोची यहाँ पर कि बच्चे को किस पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो सकता है, कौन सा पॉइंट उसका अधूरा रह सकता है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डिटेल रहेगा बाकी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो जैसा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने ये तो देख लिया कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे मिस आउट कर लेते हैं, वो आपको मिस नहीं करना है। जैसे अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहिए, तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के लिए मेरे भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाद में कई लोगों के पास ये नहीं होता है, जुगाड़ करके अप्लाई कर रहे होते हैं, और एक आधा बच्चों का अप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके चलते उनको ये नौकरी हाथ से निकल जाती है। तो सिर्फ दिल्ली पुलिस वाले पेपर के लिए आपके पास क्या बोला गया है कि एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMV, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, मतलब ट्रक व्रक का नहीं चाहिए भैया, नॉर्मल मोटरसाइकिल और कार का चाहिए, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। ठीक है, और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, बाकी किसी और के लिए नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये पेपर का जो एग्जामिनेशन होता है, तो अब तक आपने क्राइटेरिया जान लिया। अगर इन क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपका एज भी सही है मेरे भाई, 25 से ऊपर की उम्र के आप नहीं हैं, ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और सब कुछ है, तो उसके बाद अब आ जाइए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे चलते हैं कि कितने चरण में आपका पेपर होता है, और जो भी पेपर होता है मेरे भाई, ठीक है, वो कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उनकी कट ऑफ क्या होती है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स। तो आपका पेपर 1 होता है मेरे भाई टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो बच्चा पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेता है, जो उसका कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, तो उसके बाद उन लोगों का होता है मेरे भाई फिजिकल, जिसको हम PET बोलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, या फिर हम उसे PST भी कहते हैं। अब जो बच्चा फिजिकल मेरे भाई निकाल लेता है, तो उसके बाद आ जाता है आपका पेपर 2 मेंस। यहीं पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मैं आपको बताता हूँ ये सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है। अक्सर SSC सीजीएल की जितने लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उनका बाकी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होता है, मैथ्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट भी, ठीक है, उनकी ज़बरदस्त लेवल की तैयारी होती है, तो उनको सीजीएल में बहुत अच्छा स्कोर आया होता है। वो सारे के सारे लोग लगभग यहाँ पेपर देने बैठते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सीजीएल में जो क्राउड है वो 20-25 लाख की क्राउड है, और सीपीओ में जो क्राउड है मेरे भाई 5 से 6 लाख की क्राउड है। तो लगभग सभी लोग फॉर्म भरते ज़रूर है यहाँ पे, जो अच्छे क्रीम क्राउड होता है, ठीक है, वो फॉर्म भरते हैं सीपीओ का, उनका बहुत अच्छा स्कोर भी आ रहा होता है यहाँ पे, पेपर में ज़बरदस्त स्कोर मारते हैं, 160, 170, 180 के करीब में भी उनका स्कोर जाता है। लेकिन वो यहाँ पर जाके फुस हो जाते हैं, यहाँ पर उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सीपीओ का मेंस आता है तभी सीजीएल का भी रहता, सीपीओ का फिजिकल आता है तभी आपका सीजीएल का जो है वो मेंस आ रहा होता है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहे होते हैं, या तो आप इसकी तैयारी कर लो, या फिर आप अपनी सीजीएल की तैयारी कर लो। तो आधा क्राउड यहाँ से सीजीएल की तरफ कट जाता है, ठीक है, और कुछ क्राउड जो रहता है वो यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगती है, घुटना तोड़ने के बराबर होता है। दिन रात आप भाग रहे हैं, 1600 मीटर रेस की तैयारी कर रहे हैं, थकान से आप लबालब हैं, भरे हुए हैं यहाँ पे। तो आप किसी एक एग्जाम को ही टारगेट कर पाते हैं, या तो इसको कर पाते हैं, नहीं तो आप सीजीएल को कर पाते हैं। तो जिन लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एमई है, बाकी चीज़ें जाना होता है, तो फिर इस पार्ट को छोड़ के वो आपको मूव कर जाते हैं सीजीएल में। और इसमें सिर्फ वही बच्चा क्वालिफाई कर पाता है जो पढ़ने में थोड़ा बहुत नॉर्मल है, एवरेज है, बढ़िया है, लेकिन उसकी
फिजिकल एक्टिविटी बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, बहुत बढ़िया है मेरे भाई, भाग सकते हैं, शॉर्ट पुट कर फेंक सकते हैं, गोला जो हो गया, हाई जंप आप कर सकते हैं, तो यहाँ बाकी लोगों के रेस में निकल जाते हैं। तो जितने पढ़ाकू लोग हैं वो यहाँ पर लगभग यूँ समझ लीजिए कि आउट हो जाते हैं, जो टॉप स्कोरर्स होते हैं। ठीक है, उनसे फिजिकल की तैयारी इतनी हो नहीं पाती है, कुछ एक आधा एक्सेप्शन रहते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक। अब फिजिकल के बाद मेरे भाई आ जाता है नेक्स्ट आपका पेपर 2 मेंस। ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद आपका मेरिट बनता है, मेरिट आपका बनता है पेपर 1 पे और पेपर 2 पे। ठीक है, आपका मेडिकल के नाम पर कोई मेरिट नहीं बनता, आपका फिजिकल का कोई मेरिट नहीं बनता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इनको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, और इन दोनों के आधार पर मेरिट बनता है और उसके बाद आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे भाई पोस्टिंग होती है। इस वाले पॉइंट में ज़्यादा फायदा उन बच्चों को मिल पाता है जिन्होंने थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर रखी है और फिजिकली फिट है, इसीलिए सीपीओ को एक गेम चेंजर भी माना जाता है, एक हिडन है। मतलब जैसे सिलेक्शन पोस्ट आपका हो गया, सीपीओ हो गया, इनमें क्या होता है कि थोड़ा कंपटीशन कम है लेकिन सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा है। लड़कियों के लिए भी ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो कई लोग जो सीजल के मारे हुए होते हैं, दुखी होते हैं, वहाँ पर वो सीपीओ में ट्राई करें, क्या पता आपकी किस्मत यहाँ चमक सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 में मेरे भाई जिस तरीके से आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी वही 4 सब्जेक्ट होता है। पहला हो गया आपका रीजनिंग, दूसरा हो गया आपका जीएस, तीसरा हो गया आपका मैथ्स, चौथा हो गया आपका इंग्लिश मेरे भाई। इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो डबल होता है, जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में 25-25-25 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें आपका 50-50-50-50 सवाल पूछा जाता है। हर सवाल जो होता है वो एक एक नंबर का होता है और आपको टोटल जो है 200 सवाल हो गए, 200 नंबर का पेपर हो गया और ड्यूरेशन भी आपका 2 घंटे का होता है। ये पेपर आपका ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे और ये ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आपको उनको टिक करना होता है। ठीक है, पहले क्या था, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले यहाँ पर ये था कि जो नेगेटिव मार्किंग था वो 1/4 था, यानी 4 सवालों में आपका एक जो है नंबर चला जाएगा। अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। लेकिन अब मेरे भाई नेगेटिव मार्किंग को 1/3 कर दिया गया और ना सिर्फ ये प्री के लिए बल्कि मेरे भाई मेंस के लिए भी। ठीक है, यानी 3 सवाल अगर आपके गलत है तो आपके एक नंबर उड़ा लिए जाएंगे, ये वाली बात हो जाती है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है और ये 2023 से आया, इसके पहले ये बदलाव नहीं था। अब नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, चलिए प्री हो गया मेरे भैया, कोई बच्चा क्वालिफाई कर लिया प्री के बाद, तो उसके बाद पेपर 2 कैसे होगा उसका, क्योंकि पहले हम पढ़ने वाले सब्जेक्ट को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर फिजिकल और फिर मेडिकल को हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो पेपर 1 में आपका कितना हो गया, तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इनकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, हम वीडियो के लास्ट में आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं हाँ पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में सीजीएल में क्या होता है कि अब चारों सब्जेक्ट आपका पूछा जा रहा है, लगभग सीएचएसएल में भी आपका चारों सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा कैओस था लेकर मेंस को लेकर कि शायद इस बार सीपीओ का पैटर्न बदलेगा, क्योंकि सीजीएल बदल चुका, सीएचएसएल बदल चुका, लेकिन 2023 में सीपीओ के पैटर्न में अभी बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह ही है। इसमें इंग्लिश आपका पूछा जाता है कितना, तो 200 सवाल होते हैं और कितने नंबर के होते हैं मेरे भाई, तो 200 नंबर का होता है। और टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है, तो 2 घंटे मिलते हैं। यानी मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश आता है। पिछली बार का लेवल थोड़ा इंग्लिश का बढ़िया था, कॉम्प्रिहेंशन और बाकी चीज़ों को लेके। बाकी ऐसे नॉर्मली जो सीपीओ का लेवल रहता है इंग्लिश का, वो काफ़ी नॉर्मल रहता है, बेसिक्स रहते हैं। मतलब अगर आपने ढंग से तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आपका बढ़िया स्कोर इसमें हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपका पेपर 1 हो गया, पेपर 1 को आपने दे दिया, आपका एक कट ऑफ बन गया 130, 140, 120 के करीब में, इतने का कट ऑफ जनरली रहता है। तो उस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपके पास एक कॉल लेटर आता है और वो कॉल लेटर होता है मेरे भाई फिजिकल का। ठीक है, आपको बुलाया जाता है कि फलाने तारीख को आपका फिजिकल है और यहाँ पर आपको इस ग्राउंड में रिपोर्ट करना है। अब जब आप उस ग्राउंड में पहुँचते हैं तो कितने प्रकार के फिजिकल होते हैं, तो मेल का अलग फिजिकल होता है, फीमेल का अलग फिजिकल होता है। अगर हम बात करते हैं तो मेल्स के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी रहती है कि उनका जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे नीचे हाइट जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ कुछ कैंडिडेट है जैसे यहाँ पर गढ़वाल हो गए, जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जैसे गढ़वाल हो गए, आपको जो नैनीताल उत्तराखंड में ज़्यादा मिलेंगे आपको, हिमाचल प्रदेश के गोरखा हो गए, डोगरा हो गए, मराठा हो गए, कश्मीर वैली वाले हो गए, तो इनके लिए थोड़ा सा हाइट में जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है और वो है आपका 165। आर्मी की भी भर्तियों में ऐसे ही रहता है, जो गुरखा बटालियन है हमारा या और भी हैं, तो इनको थोड़ा सा हाइट में जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है।
तो नॉर्मल बाकी सभी कैंडिडेट मेरे और आपके लिए 170 है, लेकिन जो इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मेल में यहाँ पर ये रहता है कि जैसे अभी हमारा चेस्ट है तो ये हमारा कितना होना चाहिए, तो 80 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं भी एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और मैं भी अपने फिजिकल में गया था तो यही हाइट की रिक्वायरमेंट भी थी और चेस्ट का भी रिक्वायरमेंट यही था कि जैसे मेरा चेस्ट 85 है समथिंग करके था, पता नहीं। ठीक है, तो अनएक्सपेंडेड होता है और एक एक्सपेंडेड होता है। अनएक्सपेंडेड का मतलब जैसे अभी मैं नॉर्मल फॉर्म में हूँ, और एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है कि जब आपने सांस लिया और इसको पूरा एकदम फुलाया उस तरीके से करके, तो वो उसका एक अलग मेजरमेंट होता है। ठीक है, जब आप वहाँ जाओगे तो वो आपको बता देंगे, तो ये थोड़ा सा आप चेक कर लेना। ठीक है, तो अनएक्सपेंडेड आपका हो गया 80 और एक्सपैंड करके आपका आता है 85। ये मेल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो नॉर्मल फीमेल्स का देखो यहाँ पर ये 2 हमारा हो गया, 1, 2 और 3 हमारा मेल के लिए है, और 4 और 5 और 6 जो हो गया वो हमारा फीमेल के लिए है। तो फीमेल के लिए जो हमारी हाइट चाहिए वो चाहिए हमारी 157। ठीक है, फिर जो इन एरिया से आता है उनका 155 मेरे भाई। ठीक है, और जो एसटी आते हैं उनका कितना हो गया, तो 154 हो गया। मेल में भी अगर आप देखेंगे तो एसटी का 162.5 चाहिए। फीमेल में चेस्ट एक्सपेंशन को लेकर ऐसा कुछ नहीं रहता है कि चेस्ट कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर एक्सपैंड होने के बाद इतना होना चाहिए, ऐसा मेरे भाई कुछ नहीं रहता है। इसी तरीके से सीजल में भी, एक्साइज इंस्पेक्टर में भी इनके चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हाइट की रहती है। मेल का हमेशा जो है वो बॉर्डर पुलिस में ये सब में रिक्वायरमेंट मांगा जाता है। ठीक है, तो ये तो पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। देखिए मैंने 2 शब्द कहा था, एक पीईटी कहा था और एक पीएसटी कहा था। तो ये पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले तो आपका ये चेक किया जाएगा। अगर आप इसी में बाहर हो गए तो बोलेंगे भैया राम राम तुम जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगली मुलाकात में करेंगे, थोड़ा चेस्ट वेस्ट बना के आना तो मिलेंगे तुमसे। अब जब यहाँ पर ये पास हो गए तो उसके बाद तब आपकी क्या करवाई जाती है, पीईटी करवाई जाती है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पर भैया आपको अपनी क्षमता दिखानी है। जैसे ये मेल लोगों के लिए क्या है, तो पहले तुमको भगाएगा 100 मीटर, चल भाई भाग यहाँ पे, भाग मिल्खा भाग की तरह पूरा का पूरा, तो 16 सेकंड में आपको ये पार करना है। ठीक है, और 16 सेकंड में अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका होता है 1600 मीटर का। अब ये 1600 मीटर या तो एक सिंगल ट्रैक मिलेगा, हालांकि ऐसा नहीं होता, जनरली 400 मीटर के 4 राउंड आपसे लगवाए जाते हैं। इसलिए आप कहीं पर फिजिकल की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी तैयारी करते हो तो वो भी आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं, 400 के 4 चक्कर। ठीक है, और उसको लगाना होता है 6.5 मिनट के अंदर में। अक्सर लोगों की जो टाइमिंग आती है 7.5-8 मिनट तक की आती है, तो इसके लिए तैयारी करने के लिए कम से कम 2 महीने का वक्त आपको चाहिए होता है। ठीक है, 2 महीने पहले ही आप इसकी तैयारी शुरू कर दो तो शायद अपने टाइमिंग को आप 6.5 मिनट में लेकर आ पाओगे, क्योंकि इस पूरे फिजिकल में अगर सबसे ज़्यादा टफ है तो यही है। ठीक है, गोला हर कोई फेंक पाता है, हाई जंप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है मेरे भाई, ये नहीं हो पाता है। 1.6 किलोमीटर का रेस 6.5 मिनट में नहीं हो पाता है। कई बच्चों की तो मैंने ऐसी भी देखी है जो हमारे इंस्टीट्यूट में थे, 5.5 मिनट की टाइमिंग आ रही थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे भाई हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो जिस दिन आपका फिजिकल हो उस दिन बढ़िया से थोड़ा बनाना शेक पी के जाओ, अपने पास ग्लूकोज रखो, रेड बुल की बोतल रखो। ठीक है, और फालतू का नशा मत लो। कई लोग यहाँ इंजेक्शंस लेके जाते हैं, नशा लेके जाते हैं, तो उनको वहीं से डिबार कर दिया जाता है। ठीक है, अलग ही तरह का नशा लेंगे, भागने के लिए अपने आप को सुन करके जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। शायद हो सके तो एसएससी आपको हमेशा फ्यूचर के लिए भी डिबार कर सकती है। ठीक है, तो अपने आप को ऐसे फिजिकली प्रिपेयर करो, ना कि नशीले पदार्थ के आधार पर अपने आप को यहाँ प्रिपेयर करो उस दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है लॉन्ग जंप, जो कि होता है आपका 3.65 मीटर का, यानी लंबा आपको इतना कूदना है। इसके आगे भी कूदोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है, बस ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, हाई जंप भी होता है आपका, पोल लगा के इतना मीटर 1.2 मीटर का हाई जंप करना होता है। अब कई लोगों का क्या होता है कि लगता है कि भैया हम इतना लॉन्ग जंप मार लेंगे, हम इतना हाई जंप मार लेंगे, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, अगर सिर्फ मैं आपको लॉन्ग जंप मारने को बोलूँ आप वो कर सकते हैं, सिर्फ हाई जंप मारने को बोलूँ आप कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा इस सिचुएशन में रख के इमेजिन करिए कि सुबह 6 बजे आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना, और सुबह 6 बजे ही करना होता है। अब 6 बजे में सबसे पहला इवेंट आप क्या भागे, 100 मीटर, उसके बाद आपको क्या भगा दिया गया, 1600 मीटर। ठीक है, और लगातार ये काम कराया जा रहा है 10-10 15 मिनट के अंतराल पे। ये घुटना इतना बैठ जाता है ना, ये एक तरीके से अपने आप को इतना मेरे भाई रोक लेता है कि उसके बाद बहुत लोगों से ये हाई जंप हो ही नहीं पाता। इसीलिए इनके 3-3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं कि 3 अटेम्प्ट में आपको ये करना है या 3 अटेम्प्ट में आपको ये करना है। हाई जंप में अगर आपका पोल थोड़ा भी टच हो रहा है तो आपको वहीं से भगा दिया जाएगा। ठीक है,
तो थोड़ा सा जो ये स्टैंडर्ड हमेशा बोलते हैं ना, इससे एक ऊपर लेवल की तैयारी करना। 1.2 है तो 1.5 की तैयारी करना, ताकि वहां पर थोड़ा तुम्हारा पैर दब भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं आए। और उसके बाद होता है शॉर्ट पुट। इसमें बहुत रेयर केस में ही कोई रहता है, लगभग इतना है जो 16 LBS का है गोला होता है, इसको हर कोई फेंक सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हम नहीं फेंके हैं, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे। ठीक। फीमेल का थोड़ा सा यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाता है भाई, जहाँ इनको 100 मीटर 16 सेकंड में भागना है तो इनको थोड़ा 18 सेकंड में भागना होता है। यहाँ पर इन्हें 1600 मीटर भागना होता है तो इन्हें 800 मीटर भागना होता है। इनका लॉन्ग जंप 3.65 मीटर का होता है तो इनका 2.7 मीटर का होता है। यहाँ इनका शॉर्ट पुट इनका हाई जंप जो रहता है वो 1.2 मीटर का रहता है तो इनका हाई जंप 0.9 मीटर का रहता है। इन्हें शॉर्ट पुट नहीं फेंकना होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को लेके। पता चले प्रैक्टिस किए जा रहे हैं यहाँ पे, किसी का सर फोड़ दिए उठा के, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, वो आता है इसका मेडिकल टेस्ट मेरे भाई। मेडिकल में थोड़ा सा आपको चंद बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो यहाँ भी और सीजल में एक्साइज इंस्पेक्टर में भी आपको दोनों जगह भगा दिया जाएगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस वाला आता है, कई लोग रट के चले जाते हैं पूरा का पूरा बुकलेट मेरे भाई, तो ऐसी गलती भी मत करना। बहुत लोग जुगाड़ू होते हैं कि जहाँ पर उनका मेडिकल है उस अस्पताल में कौन सी बुकलेट चल रही है उसको पूरा रट लेंगे, तो ये फेल हो जाता है टेक्निक। ऐसा नहीं करे तो बेहतर है। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो अपने आप की किस्मत कहीं और आजमाएं, ठीक है। ऐसी गलती काम ना करें, नहीं तो पता चले यहाँ से एसएससी में भी डिबेर हो जाएंगे। जो आई विजन होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए। सारी बातें हमने आपको लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आई साइड जो होगा वो 6/6 होगा करके, ठीक है। उसके बाद ये नॉकनीज जो है, ये नॉकनीज नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट नॉकनीज क्या होता है? नॉकनीज का मतलब दोनों घुटना सटा हुआ। उससे क्या होता है कि जब आप भागते हो ना तो आप खुद में गिर जाते हो, ठीक है। तो पुलिस की नौकरी हो गई, आर्मी की नौकरी हो गई, उसमें ये नॉकनीज वालों को पहले बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि पता चले चोर को पकड़ने गए, खुद ही गिर गए वहीं पे, तो कैसे पकड़ पाएंगे भाई ये। फ्लैट फुट की भी थोड़ी सी वही कहानी है। फ्लैट फुट मतलब एकदम चपटा, गड्ढा ही नहीं है पैर में, एकदम किताब की तरह समतल है आपका पैर, तो वो आपको चलने में ग्रिप नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए इन चीज़ों को जो है मतलब जिनके साथ भी ये इश्यूज़ होते हैं तो उनको सरकारी नौकरी में नहीं एंट्रेंस दी जाती है, ठीक है। बाकी एक बार डिटेल में आप लोग देख लेंगे, पता कर लेंगे किसी बच्चे को है तो नहीं। अगर आसपास आपके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो फिजिकल की तैयारी कराती है तो वहाँ के किसी अच्छे टीचर से संपर्क करके अपनी सभी स्टैंडर्ड्स को देख लेंगे। पता चले 2 महीना फिजिकल की तैयारी किए और जाके जो है यहाँ पर फ्लैट फुट के चलते आपको बाहर कर दिया गया, तो कोई फ़ायदा मेरे भाई नहीं होता है। एक थोड़ा सा नया यहाँ पर केस बड़ा जाहिर है और वो है हमारा टैटू के बारे में, कि टैटू की कहानी क्या है। तो टैटू का पूरा हमने आपको दे रखा है कि टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर परमिटेड। पहले टैटू को परमिट नहीं किया जाता था, लेकिन अब आपका टैटू जो है वो मेरे भाई परमिटेड है, ठीक है। और वो भी पर्टिकुलर किसी किसी सेक्शंस को लेके। मेरा मानना तो ये है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी जब तक नहीं लगती है तब तक आप अपने बॉडी पे कोई टैटू नहीं करवाएं तो बेहतर है, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना सबसे बड़ी बात है और शो ऑफ तो बाद में हम करते रहेंगे यार, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप को जॉन सीना और बाकी चीज़ें मेरे भाई नहीं बननी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ है तो बड़ा सिंपल सा जो है अपना रखना है ताकि वो परमिट हो पाए, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी को लेकर। ये बड़ा है कि चलो सर देख लिया रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, सब बढ़िया है, तैयारी में भी हम जुट गए। कट ऑफ कितनी जाती है, कितने नंबर लाने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और कितने महीने पहले अगर हम तैयारी करेंगे तो हम यहाँ पर सब इंस्पेक्टर लग पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ईयर वाइज बताते हैं। 2019, ज़्यादा इसके पीछे हम नहीं गए, ठीक है। टीसीएस आपका 2018 के बाद आया है, तो उसी के बाद से हमने रिपोर्ट उठाया। तो सबसे पहले 2019, 2020 और उसके बाद 21 में वैकेंसी नहीं आई थी। 21 और 22 की मिला के इकट्ठा आपको 4300 वैकेंसी दे दी गई। जनरली सीपीओ में जो आपका वैकेंसी रहता है वो 2-2,500 के करीब में रहता है। 2019 में आपका 2726 था, ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी। रीज़न मेरे भाई चुनाव था। आपको पता है 2014 में चुनाव हुआ था, 2019 में चुनाव हुआ था, और 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट ने चुनाव करवाया था तो दिल्ली में सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इसी वजह से इस पर्टिकुलर 2726 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी। लेकिन थोड़ा ऐसा हुआ कहानी कि इनका ज्वाइनिंग लेटर आते आते चुनाव की सारी प्रक्रिया मेरे भाई खत्म ही हो गई थी। तो चुनाव के चलते ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। आपको भी पता है कि चुनाव आता है तो वैकेंसी आती ही आती है। उसके बाद आपका 2020 में अचानक से 1564 के करीब में वैकेंसी आई। 21 में तो वैकेंसी आया ही नहीं, और 22 में मिला के टोटल 4300 के करीब में वैकेंसी मेरे भाई दे दी गई, ठीक है। अक्सर थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ रहता है। प्री की जब हम बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ होता है वो मेल से ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे प्री में तो फीमेल का 104 है तो मेल का 101 है। 100 पहले क्या होता था, 90 नंबर पे भी कट ऑफ जाती थी। अगर आप 2016 का पेपर देखोगे ना, 2016 में 90 नंबर कट ऑफ गया है,
ठीक है, 95 नंबर कट ऑफ गया है, समझिए इस बात को। अब धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ना शुरू हो गया। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ 104 है, वही 2020 में फीमेल का 118 तो मेल का 114 है, और वहीं 2022 में आप देखेंगे तो 126 से 115 है। ठीक है, तो कट ऑफ को आप देख रहे हैं तो निरंतर आपका कट ऑफ जो है वो बढ़ता ही चला गया है, क्योंकि कंपटीशन आपका डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो प्री में क्या होता है, महिलाओं की कट ऑफ ज़्यादा रहती है और मेल का आपका जो कट ऑफ रहता है वो मेरे भाई कम रहता है। ठीक है, ये आपका प्री का पेपर का हो गया। वैसे ही आपका मेंस का भी होता है। मेंस में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मेंस में जो मेडिकल के लिए कट ऑफ चाहिए होता है वो 205 नंबर पर इनका कट ऑफ है, इनका 153 पे लगेगा। 279 पे इनका है 250, 288 पे इनका लगा है, तो यहाँ मेल का हो गया मेरे भाई 252, क्योंकि कोशिश होती है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स को अपने आप को मेरे भाई जो है वो भर्ती में रखने की। ठीक है, अब उसके बाद होता है कि चलो हमने आपने यहाँ पर जो है मेडिकल के लिए मेंस भी क्वालिफाई कर लिया। देखो, प्री क्वालिफाई करते हो तो फिजिकल के लिए क्लियर करते हो, फिर फिजिकल हो जाता है तो मेंस देते हो, और फिर मेंस हो जाता है तो तुम्हारा मेडिकल होता है। अब जब मेडिकल हो जाएगा, एकदम फिट फाट होकर अपने घर पे बैठे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के बैठे हो, तो तुम्हारी मेरिट बनती है, और मेरिट बनती है पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर। ठीक है, यानी प्री के पेपर पर और मेंस के पेपर में। और उसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे दिल्ली पुलिस SI अलग है, CRPF अलग है, SSB अलग है, ITBP अलग है। तो हर पोस्ट का अलग अलग मेरे भाई कट ऑफ जाता है। जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है ना, वो आपका दिल्ली पुलिस SI ही रहता है। ठीक है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे सबसे पहले 2019 में अगर हम बात करें, अब फाइनल में आते आते कहानी पलट जाती है, तख्ता पलट जाता है। जहाँ पर यहाँ फीमेल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा था मेल से, तो फाइनल तक आते आते मेल का कट ऑफ जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे तो जैसे मेल का दिल्ली पुलिस SI में कट ऑफ 323 था, तो फीमेल का 302 था। CRPF SI में इनका 261 था, तो इनका 268 था। वहीं अगर आप 2020 की बात करते हैं तो ये 334 तो 311, 284 तो 300 मेरे भाई। दिल्ली पुलिस में हमेशा मेल का ज़्यादा जाता है। बोलोगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं कुछ लिखा है? इसीलिए क्योंकि अभी इनका मेंस का पेपर हुआ है, लेकिन अभी इनका मेरिट नहीं बना है। 2022 का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर पूरा का पूरा कॉलम जो है वो आपका खाली है। ठीक है, अब आपने मान लीजिए कट ऑफ आपका हो गया, आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लिए, तो भाई कोई भी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें तो हमें मोटिवेट करें जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, वो मोटिवेशन हमारा क्या है, क्यों हम दिल्ली पुलिस की ही नौकरी करें, क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, ये अक्सर मन में आप लोगों का रहता है कि सर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, CPO में सभी पोस्ट में क्या क्या फ़ायदे हैं, पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, गाड़ी वाड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है, बंगला मिलता है कि नहीं मिलता है, सारी बातें एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट पढ़िए आपको 4200 ग्रेड पे सीजल में आपका जो है सबसे पहला ग्रेड पे 4800 है, जो AA का पोस्ट है। इनकम टैक्स और बाकी चीज़ें 4600 ग्रेड पे है 7th पे कमीशन के बाद। और उसके बाद आपका जो CPO है वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, जहाँ पर आपकी सैलरी जो है 40,000 से लेकर 70,000 के बीच में मेरे भाई होती है। वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा शहर है, कैसा है, और आपका कहाँ पोस्टिंग आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको डियरेंस अलाउंस मिलता है। डियरेंस अलाउंस का मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता, कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि चीनी बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और सरकार आपको उतना ही सैलरी दे रही है, ये ऐसा नहीं होता मेरे भाई। सरकारी नौकरी में प्रमोशन जो होता है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर होता है। मतलब ये सैलरी का प्रमोशन है और पोस्ट का प्रमोशन जो होता है वो अलग होता है। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका डियरेंस अलाउंस आपको मिलता है, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। नेक्स्ट होता है मेरे भाई HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। अब ये भी अलग अलग होता है, डिपेंड करता है किस तरह की सिटी है, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल एक बिहार का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है या कोई छोटा सा एरिया है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, तो आपको उसको X में माना जाएगा और उसका जो रहता है वो 8% के करीब में रहता है, सॉरी Z में। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि वहीं थोड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो मेट्रो वाले सिटीज़ होते हैं तो वहाँ पर किराया ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वहाँ पर कोई भाई अपने आप को कैसे सर्वाइव करे, तो उसके लिए सरकार खुद बोलती है कि शहर महंगा है तो तुम्हें किराया भी हम ज़्यादा देंगे बाकी लोगों की तुलना में। ठीक है, उसके बाद CPO में ट्रांसपोर्टेशन का भी अलाउंस आपको मिलता है। अगर आप कहीं आते हैं जाते हैं तो पेट्रोल वेट्रोल का जो पैसा है वो भी आपको सरकार देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो एजुकेशन अलाउंस भी आपको बच्चों के लिए मिलता है। पढ़ाने लिखाने के लिए बच्चों के लिए भी जो है वो सरकार पूरा अपने तरफ से जिम्मा उठाती है और इसका खर्चा भी वहीं देती है। इसमें बड़ी अच्छी एक बात होती है कि पेंशन बड़ा शानदार है और रिटायरमेंट भी बड़ी अच्छी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ टाइम को प्लान कर सकते हैं। आप अपने बीमा हो गए और बाकी चीज़ें हो गई सब उस अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। तो पेंशन के समय एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक और बात होती है कि आपको पेड लीव मिलता है, जिसको LTC भी कहते हैं। मतलब अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो सरकार उसका
उसका भी पैसा देती है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसका भी आने जाने का पूरा पैसा सरकार बियर अप करती है। ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि जितने भी यूनिफॉर्म पोस्ट वाले होते हैं तो साल में 2 बार आपको जो है उसका पैसा दिया जाता है, एक गर्मी के कपड़े का और एक सर्दी के कपड़े का। गर्मी के कपड़े का कपड़ा और जूता वूता मिला के 10-12 हज़ार के करीब में वो पेमेंट आता है, और उसके बाद ठंडी का मेरे भाई वो अलग पेमेंट आता है। अब चाहे आप उसका ड्रेस बनवाओ ना बनवाओ वो आपकी इच्छा है, लेकिन सरकार इसको 2 बार साल में पैसे ज़रूर देती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई पावर के बारे में। तो पावर देखिए जनरली इसमें डीपीएसआई के पोस्ट में ही ज़्यादा होता है। बड़ी पावरफुल पोस्ट है, बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है मेरे भाई। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है कि वेरी पावरफुल जॉब। रीज़न हम आपको बताते हैं। आप जो दिल्ली पुलिस आती है वो मेरे भाई सेंटर में आती है। बाकी सभी बाकी सभी जो पुलिस हो गया ना वो सरकार सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है। जैसे बिहार पुलिस का जो है वो यहाँ पर बिहार सरकार के अंदर में, हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार के अंदर में है, लेकिन दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अंदर में, वो केजरीवाल के अंदर में नहीं है। वो आपको एक तरीके से जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जो भी है, तो उसके अधीन में ये काम कर रही होती है। तो इसका पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कई ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेट में भी जाते हैं, तो वहाँ पर अगर एक नॉर्मल थाने का आपका एसआई है और दिल्ली पुलिस का एसआई है तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि सीधा सेंटर के द्वारा भेजा गया होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब आप जिस पोस्ट पे ज्वाइन होते हैं तो वो आईओ मतलब आप सीधा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप रह सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये थोड़ा अच्छा रहता है कि कोई भी केस आपका होगा तो आप वहीं से इन्वेस्टिगेशन आपकी शुरू हो जाती है। क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है यहाँ पे, तो यहाँ के केसेस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया या फिर एक्सटॉर्शंस हो गया, बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा से बड़ा केस भी आपको मिलता है, तो उससे आपका नॉलेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। कई ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉरेन तक भी जाना होता है, और वो सारा जो है वो सरकार देख रेख कर रही होती है। दिल्ली पुलिस की एक और अच्छी बात हो जाती है कि वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन में करके रखती है। और सबसे अच्छी बात एक और होती है यहाँ पर कि इनका कोलैबोरेशन आपका एनआईए के साथ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आईबी के साथ और बाकी सभी के साथ जो है वो रहता है कि इनके टच में ये रहते हैं, तो इनसे इन्फॉर्मेशंस और लीड इनको मिलते रहते हैं। लेकिन बाकी स्टेट की पुलिस थोड़ा यहाँ पर पीछे हो जाती है, वो अपने थाने के बाहर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत पर्क्स मिल रहे होते हैं। ठीक है। कई लोग यहाँ से मतलब अच्छा काम करोगे तो आगे चल के रॉ में जाने की भी संभावना होती है। रॉ क्योंकि एक ऐसी एजेंसी है जो हर जगह से लोग वहाँ उठाए जाते हैं, कभी आर्मी से भी हो गया, पुलिस से भी हो गया और अलग अलग सेक्टर से भी हो गया। ठीक है। इनका संबंध बड़ा अच्छा बनता है, जैसे आपका नेता हो गया, मंत्री हो गया, फिल्म स्टार हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर आपके रिलेशंस बड़े अच्छे बन जाते हैं। ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं तो बड़े से बड़े मंत्री, क्योंकि आप देखते हैं सांसद भी यहीं है, राष्ट्रपति भवन भी यहीं है, तो अगर आपके राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी लगाया जाए या सांसद में लगाया जाए और भी जगह लगाया जाए तो संबंध बड़े गहरे बनते हैं मेरे भाई। ठीक है। ये आगे चल के आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन वही बात है, जहाँ पैसा ज़्यादा है, जहाँ रुतबा ज़्यादा है, तो वहाँ काम भी ज़्यादा है। और काम ऐसा है कि कई कई बार तो ऐसा होगा कि आपको 2-2 रात तक लगातार ड्यूटी लगा दी गई है। पता चला कहीं पर मर्डर हुआ, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तब तक दूसरे जगह पे चोरी हो गई, आप वहाँ जा रहे हो। ठीक है। तो ये मेरे भाई थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, आने जाने का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। जब ऊपर से फ़ोन आ गया, प्रेशर आ गया, तब आपको थाना तुरंत ही भागना होगा, वो वाली बात हो जाती है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसकी पोस्टिंग लाइफ टाइम आपको दिल्ली मिलती है और आपको दिल्ली से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आपको ये नहीं कि यूपी भेज दिया जाएगा, बिहार भेज दिया जाएगा, जाओ 1 महीना गुजार के आओ, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको लाइफ टाइम जो पोस्टिंग मिलेगी वो दिल्ली में मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट होगा मेरे भाई यहाँ पर वो ये होता है कि आपका, हाँ, प्रमोशन की बात करें तो बड़ा अच्छा प्रमोशन रहता है, टाइमली प्रमोशन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक टाइम पर प्रमोशन होते होते एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच भी जाते हैं और एक अच्छी ग्रेड पे भी आपकी हो जाती है। ठीक है। तो ये बड़ा शानदार पोस्ट होता है आपका दिल्ली पुलिस का, इसीलिए इसकी कटअप भी बहुत ज़्यादा जाती है। अब आपने कहा कि सर सीपीयू की हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें, किस तरीके से इसके बारे में हम पढ़े और क्या पढ़े। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने खुद सीपीयू का पेपर निकाला हुआ है और हमने उसको छोड़ा भी है। ठीक है। हमारा जो सिलेक्शन है वो सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर पे हुआ, सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 114 भी आया हमारा। आज हमारे काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन ऑल ओवर दिल्ली में जो अलग अलग थाने में मौजूद हैं। इनफैक्ट आपके प्रशांत सर खुद दिल्ली पुलिस एसआई में 1 साल की सर्विस कर चुके हैं। ठीक है। और राइट नाउ वो भी अभी लीव लेके पढ़ाते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर तो इसको क्रैक करना बड़ा आसान है, चंद सिलेबस का पार्ट है, उसको आप अच्छे तरीके से मेरे भाई कंप्लीट करो, दैट्स इनफ। उसके लिए आपको क्या करना होगा तो देखिए, मैथ्स में मैं आपको सिंपल एक बात बोलूँगा कि मेरा एक बैच है रिकॉर्डेड बैच, आप उसको लीजिए और उसको कंप्लीट करिए। ठीक है। क्योंकि और ये मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है जो आपको मिलता है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और यहाँ से आप इस मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच को लेकर अपना पूरा सीपीयू का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, कंप्लीट
कंप्लीट DI एक एक बात जो आपके सीपीयू में पूछा गया है विथ टैग डालकर हमने इस बैच में पूरा का पूरा पढ़ाया है। एक एक बातों को बड़े जेन्युइन तरीके से समझाया है। इसमें हमने जितनी आपको शीट दी है आपको उतना लगाना है और इसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। बस काफ़ी है अपने आप में इतना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाना। जितने कंसेप्ट हमने आपको बताए हैं पूरा फोड़ दीजिएगा। इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है और वैलिडिटी भी आपकी लाइफ टाइम है। फीस 699 रुपये है और वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है। आप इस बैच को किसी भी भारत के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेके मेरे भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। ना सिर्फ ये सीपीयू में बल्कि आपको आने वाले हर एग्जाम्स में फ़ायदा पूरा पहुंचाएगा और वैलिडिटी भी इसकी लाइफ टाइम होती है। ठीक है, जिस तरीके से मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है वैसे ही रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए आप रीजनिंग का रिकॉर्डेड बैच विक्रमजीत सर का ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने कंप्लीट रीजनिंग जो है आपको सीपीयू के लिए पढ़ा रखा है। और इंग्लिश में आपको प्रशांत सर का ले सकते हैं। प्रशांत सर का कॉम्प्रिहेंशन भी पूरा का पूरा उसमें अपलोडेड होता है, तो इंग्लिश तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन हो जाता है। रीज़न यहाँ पे क्योंकि 50 नंबर का आपका इंग्लिश आता है प्री में और 200 नंबर का आता है मेरे भाई मेंस में। ठीक है, तो प्रशांत सर खुद दिल्ली पुलिस में है, काफ़ी अच्छा उनका मेंस का भी स्कोर रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है वैसे ही आप उनके भी इंग्लिश के रिकॉर्डेड बैच से लेकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड बैच हमारा अवेलेबल है हमारे अपने एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, जिसमें हमारे सभी टीचर्स ने बहुत शानदार तरीके से आपको आपके सीपीयू के लिए पढ़ा रखा है। तो आप वहाँ से लेकर मेरे भाई कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी होगी और कहीं एक कसर पर भी जो है आपको नहीं छोड़ा होगा। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना, मैं पर्सनली आप लोगों के हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी मिली, आप सेटिस्फाई हुए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मन लगाकर तैयारी करिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और हमेशा एक बात कहता हूँ कि सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बनाएंगे। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, बाकी आपका बड़ा भाई आपके लिए खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।